वेलकम टू नाने क्लासेज। दोस्तों, नाने क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 12 अप्रैल और 12 अप्रैल 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम चर्चा करेंगे शेखावटी का पहला और राजस्थान का 7वां रोपवे संचालित हो चुका है। राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन और 11 से 13 अप्रैल 2024 उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और कौन कौन से महोत्सव राजस्थान के अंदर बनाए जाते हैं उनकी चर्चा भी आज इस बूस्टर डोज में करेंगे। तो सभी साथियों को इस नवरात्रा के पावन अवसर पर नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है उनमें 50% छूट दी जा रही है, चाहे वीडियो कोर्स हो चाहे टेस्ट सीरीज हो। तो आज इसका फायदा और उठा लेना और निरंतर अध्ययन करना। और बाजार में पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है, करंट अफेयर्स की त्रैमासिक करंट अफेयर्स की पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है। ऑनलाइन ऑफलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको QR कोड दिया है या 80 580 22 001 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट और अपने डाक का एड्रेस लिखा के आप ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। तो हर एक विद्यार्थी के पास राजस्थान करंट अफेयर्स की पुस्तक होनी चाहिए ताकि सिलेक्शन करवाने में एक बहुत बड़ा हिस्सा करंट अफेयर्स का आजकल जो आने लग गया वो आपके फायदे में। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? मनोविज्ञान का एक नियम है, साइकोलॉजी आप पढ़ते हो, कि अगर आप अपने दिमाग में उस बात की छवि बना लेते हैं जो आप बनाना चाहते हैं और फिर उस छवि को काफी देर तक वहां कायम रखते हैं तो आप जल्द ही वैसे ही बन जाएंगे जैसे कि आपने सोचा था। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको योजना बनानी पड़ेगी। उस योजना के तरीके से आपको अपने समय का सदुपयोग करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये लक्ष्य प्राप्त होगा। तो करें आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों के साथ। कल हमने पढ़ा कैनबरा में आयोजित एशिया ओशेनिया अल्ट्रा मैराथन चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो किसने? अमर सिंह ने। राजस्थान के खिलाड़ी अजय सिंह शेखावत का संबंध है भारोत्तोलन से। राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए खिलाड़ियों के लिए महाराणा प्रताप और गुरु जो कोच होते हैं उनके लिए गुरु विशिष्ट पुरस्कार की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की है। प्रदेश के हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं, उन्हें नाम दिया गया रामाश्रय। तिलवाड़ा में 5 अप्रैल से 19 अप्रैल 2024 तक किस लोक देवता की स्मृति में पशु मेले का आयोजन किया जा रहा है? मल्लीनाथ जी पशु मेला। इसकी चर्चा हमने शाम को नानक क्लासेस शिव सर पर जो रिवीजन क्लास आती है वो जरूर देखा करो, ठीक है। इसकी रिवीजन क्लास शाम को 7 बजे मैं बोर्ड पे देता हूँ, आप जरूर देखा करो। बाकी टेस्ट के माध्यम से आपको उपलब्ध हो रहा है। पहला प्रश्न देखो, शेखावटी का पहला और राजस्थान का 7वां रोपवे कहाँ संचालित हुआ है? कुछ दिन पहले आपको बताया था कि 12 जिलों के अंदर 16 रोपवे संचालित होने हैं। 12 जिलों के अंदर 16 रोपवे प्रस्तावित हुए थे, ठीक है। उनमें से ये रोपवे भी था, अब इसको नवरात्रा पे शुरू कर दिया है। तो शेखावटी का पहला और राजस्थान का 7वां रोपवे कहाँ संचालित हुआ है? ये जीण माता मंदिर। जीण माता मंदिर के पास एक मंदिर है, वहां स्टार्ट हुआ। तो ये प्रश्न जीण माता मंदिर आएगा। तो शेखावटी का पहला हो गया और राजस्थान का 7वां रोपवे संचालित हो चुका है। अभी नवरात्रा पर जितनी भी हमारी लोक देवियां हैं उनके मंदिर पर मेलों का आयोजन किया जा रहा है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाईमाधोपुर यहाँ प्रस्तावित है, जल्द ही शुरू होने जा रहा है। जल देवी माता मंदिर सांसेरा राजसमंद के अंदर है जो अभी एग्जाम में आया था, और धौलागढ़ देवी अलवर के अंदर है। अब देखो जीण माता सिक्कर के पास, जीण माता का जो मंदिर है ना सिक्कर के पास, काजल शिखर माता मंदिर है। क्या है? काजल शिखर माता मंदिर है। वहां 10 अप्रैल 2024 को शेखावटी का पहला व राजस्थान का 7वां रोपवे शुरू हो चुका है। इसकी लंबाई 500 मीटर है। इसकी लंबाई 500 में, यानी यहां से ये रज्जू मार्ग जो चलेगा और यहां तक उड़न खटोला जो है वो यहां तक, इसकी 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर है। अब देखो राजस्थान के अंदर कौन कौन से, और फिक्स है, भी पेपर में आने ही आने हैं, 100% क्लियर है। सुंदा माता जालोर का मंदिर है, लंबाई इसकी 800 मीटर है। सबसे पहला है, ये पहला पूछा जाता है। दूसरा पूछे तो मनसापूर्ण या इच्छापूर्ण करणी माता उदयपुर की है, जहां रोपवे संचालित है, लंबाई 387 मीटर है। तीसरा है सावित्री माता पुष्कर में, लंबाई 700 मीटर है। चौथा है सामोद वीर हनुमान जी मंदिर चोमू जयपुर में, 400 मीटर है। खोले के हनुमान जी मंदिर जयपुर में जो अन्नपूर्णा माता मंदिर है वहां पे है, ये 436 मीटर है।
नीमच माता रोपवे बिल्कुल ताजा है और ये एग्जाम में आएगा। 430 मीटर है और अभी 22 जनवरी 2024 को गुलाबचंद कटारिया जी ने इसका उद्घाटन किया। और अब एक बन गया काजल शिखर माता मंदिर, जीण माता मंदिर के पास सीकर के अंदर 10 अप्रैल 2024 को इसका उद्घाटन हुआ है। तो ये छाप ही लेना, याद कर लेना, ये पेपर में 100% कोई भी आ सकता है कभी भी, ये ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न, 11 से 13 अप्रैल 2024 को उदयपुर में किस महोत्सव का आयोजन किया गया? जितने भी फेस्टिवल है उनको याद रखना। वैसे कल जयपुर के अंदर और जो उदयपुर के अंदर गजब तरीके से गणगौर महोत्सव का आयोजन किया था। कल गणगौर थी ना, तो गणगौर पर्व का आयोजन किया गया था। जैसे बिना ईश्वर की गौर का पूजन होता है जैसलमेर के अंदर। तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर में किस महोत्सव का आयोजन किया था? मेवाड़ महोत्सव का। जैसे थार महोत्सव है ये बाड़मेर का है, कबीर महोत्सव ये जोधपुर का है और डोल महोत्सव ये आपके 12 जिले का है। तो मेवाड़ महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? तो मेवाड़ से नाम से पता चलता है उदयपुर के अंदर बनाया जाता है। बस इतनी चीज याद रखोगे। अब आपको याद रखना है प्रमुख महोत्सव बता देता हूं बूस्टर डोज में। वैसे आपको पढ़ा चुका हूं लेकिन फिर भी ऊंट महोत्सव बनाया जाता है बीकानेर में और जनवरी महीने के अंदर अलग अलग तारीख होती है। जैसे अब की बार 12 से 14 जनवरी को बनाया गया। ऐसे मरु महोत्सव या डेजर्ट महोत्सव जैसलमेर में फरवरी के अंदर लगभग बनाया जाता है। थार महोत्सव बाड़मेर में अप्रैल महीने में। बैलून महोत्सव बाड़मेर में। ग्रीष्म महोत्सव और शीत महोत्सव दोनों माउंट आबू के अंदर बनाए जाते हैं। अब माउंट आबू में जब ग्रीष्म गर्मी होती है तो जून महीने में, सर्दी होती है तो सर्द महोत्सव दिसंबर महीने में। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में अप्रैल में, अभी देखो अप्रैल चल रहा है। माही महोत्सव बांसवाड़ा में बनाया जाता है। गणगौर महोत्सव मार्च अप्रैल में, अब की बार अप्रैल में आ गए। तो गणगौर महोत्सव प्रसिद्ध जयपुर का सबसे ज्यादा। तीज की सवारी और गणगौर की सवारी जयपुर की। तीज महोत्सव जो छोटी तीज है सावन महीने में आती है, जुलाई अगस्त में जयपुर में बनाई जाती है। पतंग महोत्सव जयपुर में मकर संक्रांति के टाइम जयपुर का बहुत प्रसिद्ध है। हाथी महोत्सव जयपुर का। अन्नकूट महोत्सव राजसमंद का। डांस महोत्सव कुंभलगढ़ राजसमंद। देखो डांस महोत्सव है कुंभलगढ़ राजसमंद का, जबकि डांग नृत्य पूछे वो नाथ द्वारा का। कजली तीज, इसको बड़ी तीज, सातोड़ी तीज कहते हैं, बुढ़ी तीज कहते हैं, ये बूंदी की आती है भाद्रपद महीने के अंदर। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में अक्टूबर में बनाया जाता है। हड़ौती महोत्सव, एडवेंचर महोत्सव, नाहन महोत्सव ये सारे कोटा के प्रसिद्ध है। दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है। बेणेश्वर महोत्सव डूंगरपुर में फरवरी में माघ पूर्णिमा को मनाया जाता है। बागड़ महोत्सव ये भी डूंगरपुर का है। फुलडोल महोत्सव शाहपुरा का है। एडवेंचर महोत्सव कोटा फरवरी में बनाया जाता है। और महाशिवरात्रि महोत्सव करौली का, जो कौन से फाल्गुन महीने के अंदर यानी फरवरी महीने के अंदर आता है। तो ये प्रमुख महोत्सव है। डीग महोत्सव डीग में। मत्स्य महोत्सव अलवर में। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व प्रसिद्ध है भरतपुर का। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में अक्टूबर में। हिंडोला महोत्सव पुष्कर का। बूंदी महोत्सव बूंदी का। और ब्रज महोत्सव है भरतपुर का। ये इंपॉर्टेंट चाहे करंट के हिसाब से देख लो चाहे कला संस्कृति के हिसाब से देख लो। फिक्स ये क्वेश्चन आते हैं। दोपहर को मैं 4:15 बजे या 4 बजे फिक्स एक क्लास लेता हूँ, चाहे करंट की हो चाहे जीके की हो, वो क्लास जरूर देखा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से नहीं है? निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से नहीं है? देखो अभी लोकसभा चुनाव है तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, उस वजह से हम खेल खिलाड़ियों से एक प्रश्न जरूर पढ़ेंगे। तो निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से नहीं है? अभिनव शर्मा है, गुरांशी शर्मा है, कृष्णा नागर है, वेदिका शर्मा नहीं है। वेदिका शर्मा बीकानेर की, ये निशानेबाज है, ये है निशानेबाज। अब देखो पूरी डिटेल ये कौन कौन है और कहाँ इन्होंने पदक जीते। देखो अभिनव शर्मा है, जयपुर के हैं, डेफ खिलाड़ी हैं। डेफ का मतलब मूक बधिर, न तो बोल सकते हैं न सुन सकते हैं। ब्राजील डेफ ओलंपिक 2022 हुआ था, उसमें 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था। गोरांशी शर्मा ब्राजील डेफ ओलंपिक 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। और कृष्ण, ये दोनों ही देखो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। कृष्णा नागर टोक्यो पैरा ओलंपिक 2022 में स्वर्ण, ये यहाँ पे 20 कर लेना, 20 में स्वर्ण पदक जीता था। और 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। पीयूष डेफ बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, जोधपुर के हैं, ठीक है। अंकित शर्मा एक ये डेफ बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। हिमानी पूनिया मास्टर नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का भी खिताब जीता था, पंचकुला के अंदर इसका आयोजन हुआ था। और वेदिका जो शर्मा है ना, ये बीकानेर की है और ब्राजील डेफ ओलंपिक 2022 में निशानेबाजी में इन्होंने पदक जीता था। ये ध्यान रखना, ये कुछ खिलाड़ी है जो मैंने आपको बता दिए।
अभिनव शर्मा, गुरांशी शर्मा, कृष्णा नागर, पीयूष, अंकित और हिमानी पुनिया, सारे बैडमिंटन के राजस्थान के खिलाड़ी हैं, बस इनकी कैटेगरी अलग अलग है। और वेदिका शर्मा निशानेबाज है, बस ये ध्यान रखना। राजस्थान, अब 2 प्रश्न में आर्थिक समीक्षा की चर्चा करूंगा, क्योंकि अब तक आर्थिक समीक्षा की बार वाली नहीं आई है, पुरानी है। हो सकता है इस लोकसभा चुनाव के बाद दोबारा राजस्थान के अंदर जुलाई में बजट पास हो सकता है, तब आर्थिक समीक्षा आ जाए। तो फिलहाल कोई भी एग्जाम हो, अगले 1 साल तक आपको पिछले आर्थिक समीक्षा पढ़नी है। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत कृषि वर्ष 2022-21 के अनुसार राज्य के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है। देखो, पिछली आर्थिक समीक्षा थी 2022-23 की, कृषि गणना 2020-21 की। तो राज्य के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? नलकूप से होती है। किससे? नलकूप से। अब पिछली आर्थिक समीक्षा कहती है, तो ये आंकड़े हैं। पिछली आर्थिक समीक्षा कहते हैं कि कृषि वर्ष 2020-21 राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है 87,78,121 हेक्टेयर। ठीक है। कुएं व नलकूप से अकेला 73%, 73.02%, उसमें नलकूप का योगदान है 48% और कुओं का है 25%। फिर उसके बाद में नहरों से होता है 24.44%, फिर तालाबों से होता है 0.54% और अन्य स्रोत जैसे झरने वगैरह है तो उनसे होता है 2.01%। तो पेपर में प्रश्न आ जाए कि सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल यानी किससे होती है, तो नलकूप से, फिर आपका उत्तर आएगा कुओं से, फिर आएगा नहर, फिर आपका तालाब। यहां तक पूछ सकता है वो। कई बार आपको ऑप्शन ना नलकूप और कुएं दोनों साथ में दे सकता है, तो आपका उत्तर पहले क्या होगा? नलकूप, फिर कुएं, फिर नहर और फिर तालाब। ये चारों याद रखने। एक प्रश्न और देख लो, ये प्रश्न पेपर में आ भी चुका है, आरएस प्री के अंदर आया था पिछले साल। वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो सबसे ज्यादा व्यापार, होटल और जलपान गृह। बस इतना याद रखना कि लोग बाहर जाते हैं सबसे ज्यादा होटलों में रुकते हैं, व्यापारी सबसे ज्यादा जाके, क्योंकि बड़े बड़े लोग होते हैं, ऐसे तो नहीं कि धर्मशाला में जाके रह जाए, चलो 100 रुपये दे दिए मकान कमरे के, चलो रात में जाते हैं। बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं वो होटल में जाके रुकते हैं, आलीशान होटलों के अंदर, शाही होटलों में रुकते हैं। इतना दिमाग रखना। तो फिर सीधी सी बात है, योगदान तो सर्वाधिक सेवा क्षेत्र में होगा। अब देखो 2022 और 23 में सेवा क्षेत्र का राजस्थान में GSVA में योगदान, ये शानदार प्रश्न है, ध्यान रखना। स्थिर मूल्य 2011-12 पर 3.21 लाख करोड़ वृद्धि हुई है 10.74%, और प्रचलित मूल्य पर 5.73 लाख करोड़ वृद्धि हुई है 17.11%। प्रचलित कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान टोटल है 43.74%। प्रचलित जो कीमतें होती है, प्रचलित कीमतें किससे मापी जाती है? वर्तमान की स्थिति को। तो राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का इतना योगदान है। अगर आपके पेपर में सीधा आ जाए कि सकल राज्य मूल्य वर्धन में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का होता है, तो सेवा क्षेत्र का होता है। ठीक है। अब सेवा क्षेत्र के अंदर अलग अलग पॉइंट होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, उप क्षेत्र होते हैं। तो सेवा क्षेत्र का प्रचलित मूल्य पर उप क्षेत्रवार वितरण देखो, सबसे ज्यादा व्यापार, होटल, जलपान गृह 27.69%। उसके बाद में परिवहन का, भंडारण का और संचार का होता है 11.74%। उसके बाद वित्तीय सेवा है 9.27% और लोक प्रशासन सेवा है 7.07%। और आपसे पूछे स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व और पेशेवर सेवाएं हैं 24.62%, अन्य सेवाएं आती है 29.57%। ठीक है। अब सेवा क्षेत्र क्या होता है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, होटल, पर्यटन, जलपान गृह, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं, लोक प्रशासन, पेशेवर सेवाएं आदि को शामिल किया जाता है। तो ये आपके लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो अर्थव्यवस्था से जो विद्यार्थी पहली बार पढ़ रहे हैं या उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता है, और लगभग हर एक एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में आता है। आता कौन सा है? जो जस्ट अभी की जो आर्थिक समीक्षा होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न आता है। ये हमेशा ध्यान रखना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर, जिसमें सुबह के टाइम आपको इंडिया जीके की क्विज मिलती है और शाम के टाइम राजस्थान जीके की क्विज मिलती है। जैसे आज ज्योग्राफी पूरी हो चुकी है, आज राजस्थान के लोक देवता की क्विज मिलेगी, तो जरूर ज्वाइन कीजिए, मेहनत कीजिए। और दूसरा नानक क्लासेस, दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम के, वो ज्वाइन करके, और कोई भी सूचना, कोई भी लिंक, कोई भी आपको प्राप्त होती है वीडियो वगैरह, तो आप उसका अध्ययन कर सकें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत किस जिले से हुई? तो नमो
ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कोटा जिले से हुई थी। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसके जवाब ये पिछले लाइब्रेरियन का एग्जाम हुआ था 2nd ग्रेड का, उसमें पूछे गए थे। राजस्थानी गीत धरती दोहरारी किसके द्वारा रचित है? कन्हैया लाल सेठिया। दुतई, गदर, कानो, मिर्जाई किससे संबंधित है? अंगरखी है। नाहन महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? सांगोद कोटा का। राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? 2010 में। और लूणी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? घोड़वाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आपके लिए 5 क्वेश्चन। अब मैंने मुहिम स्टार्ट कर दिए। 1st ग्रेड सारे पढ़ लिए और लाइब्रेरियन पढ़ लिया। अब 2nd ग्रेड का एग्जाम 29 जनवरी 2023 को हुआ था, उसकी चर्चा करते हैं। अब 2nd ग्रेड के पेपर जितने हैं ना आरपीएससी 2nd ग्रेड ने, वो सारे लेके आएंगे और इसके अंदर फिर आपको स्पेशल मैं यूट्यूब पे क्लासें भी कराऊंगा कि किस पेपर में कौन सा आया था। देखो सबसे पहला प्रश्न देखो, फुट्टा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? सांझी के रूप में किस देवी की पूजा होती है? मांडलीय आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? मानचित्र रासो ग्रंथ के रचयिता हैं और अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? फुट्टा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? सांझी के रूप में किस देवी की पूजा होती है? मांडलीय आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? मानचित्र रासो ग्रंथ के रचयिता और अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान से हुआ? 5 के जवाब मुझे कमेंट करके देखो। ये आपका गृह कार्य होता है। देखो मैं स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ आए हुए प्रश्न। अब मैंने बता दिया 2nd ग्रेड के अंदर 29 जनवरी 2023 के पेपर में। तो आप निरंतर मेहनत करो, मेरा जो भी मैं गृह कार्य देता हूँ उसको किया करो। आप करोगे तो मुझे लगेगा विद्यार्थी बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। आप ये मान के चलो 50% दिलचस्पी लोगे तो मैं 80% दिलचस्पी लूंगा। ठीक है, तो आप जो गृह कार्य होता है, जो आपको काम दिया जाता है, उसको किया करो। जिस विद्यार्थी ने टेस्ट सीरीज ले रखी है आप मेहनत करो। वे टेस्ट सीरीज जितनी भी हमारी चल रही है, चाहे जीके की है, करंट की है, और अगर वीआईपी मेंबरशिप लेते हो और 50% छूट चल रही है तो सारी जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सारी फ्री हो जाएगी 1 साल के लिए। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इनकी मेहनत किया करो अच्छे तरीके से। और जो टेस्ट सीरीज ले रखी, किसी की ले रखी, जरूरी नहीं है कि आप नानक क्लासेज की ले रखिए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, आपका काम है पढ़ना। क्योंकि हर एक टीचर होता है वो अच्छा होता है, जो भी काम करता है अच्छे के लिए करता है, वो विद्यार्थी हित में करता है, अपनी 100% देता है। मानवीय भूल होना बड़ी कोई बात नहीं है, सब अपना 100% देते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मेहनत करो अच्छे तरीके से, शानदार पढ़ो और अच्छी मेहनत करो और अपने लक्ष्य को पहुंचो। बस सब टीचर, सब प्लेटफॉर्म आपका साथ दे रहे हैं। जितनी उनकी बुद्धि काम कर रही है, जितनी उनकी सोच काम कर रही है, जितना उनके साथ मैनेजमेंट काम कर रहा है, वो आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, बस आपको जो रास्ता दिखा दिया, काम आपको ही करना पड़ेगा, चलना तो आपको ही पड़ेगा। निश्चित आपको सफलता मिलेगी। तो वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज जो भी है, आप मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।